स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप। ओके, तो हम लिखेंगे ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ द लूप इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ produced by motion of the loop is called motional EMF। अब हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो क्रॉस मार्क्स हैं ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर पी क्यू है। ओके, तो ये क्रॉस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to plane of paper, perpendicular to plane of paper and inward यानी इस तरह से अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। ओके, लेट ए वायर PQ, वायर PQ इन प्लेन ऑफ पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है और इनवर्ड है, लेकिन वायर PQ इन प्लेन ऑफ पेपर है। इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, वो v वेलोसिटी से वायर PQ इस डायरेक्शन में मूव करती है, यानी राइट की तरफ। v इज वेलोसिटी ऑफ वायर PQ और जो PQ लेंथ है दैट इज इक्वल टू L। जो वायर PQ की लेंथ है वो L के इक्वल है। तो अगर ये वायर मूव करती है तो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला बताया हुआ है डायरेक्शन निकालने के लिए मेथड, राइट हैंड कर्ल रूल, उससे आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई होता है। तो V क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? देखिए B इनवर्ड है, B आपका इनवर्ड है और V आपका इस डायरेक्शन में है, इधर। ये V है रेड पेन से और B है इस ब्लैक पेन से, ये अंदर की तरफ। तो V से B की तरफ मैंने कर्ल की फिंगर, ये V है ये B है, इस तरह से। तो ऐसे मैंने V से B फिंगर्स कर्ल की तो क्या आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है मेरा थंब, यानी पॉइंट P की तरफ आ रहा है। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है? P की तरफ। V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है? पॉइंट P की तरफ। तो F की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, क्योंकि माइनस साइन है। तो यानी ये जो फोर्स होगा ये किधर लगेगा? पॉइंट Q की तरफ, यानी इस एंड की तरफ लगेगा। ओके, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी विल बी टुवार्ड्स एंड Q। तो इस एंड पर
तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस चार्ज पर क्या हो जाएगा, एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यानी ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन पॉइंट P एंड Q, और वो एक बैटरी की तरह से काम करेगा। ओके, तो हम यहां लिखेंगे सो नेगेटिव चार्ज will be accumulated, negative charge will be accumulated on and Q, on and Q, while and P will be, while and P will be rich in पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन P एंड Q। ए पोटेंशियल डिफरेंस will be created between P and Q। देखिए पॉइंट P की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, Q की तरफ नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा P से Q की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा आपका F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। क्यू की वैल्यू माइनस ई है, तो यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q से P की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q से P की तरफ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि पॉइंट P पर एंड P पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड Q पर नेगेटिव, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी P से Q, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहां माइनस साइन है, तो Q से P। ओके, तो हम ये लिखेंगे। अब मैं इसको यहां से अभी इरेज कर रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड also an electric field and electric force होगा F इक्वल टू क्यू ई, क्यू की वैल्यू है माइनस ई, will be opposite टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इस फोर्स के अपोजिट, क्योंकि ये P से Q की तरफ है और ये क्या है, Q से P, विल बी अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन एंड Q की तरफ इस फोर्स की वजह से कब तक आते रहेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल ना हो जाए, तब तक एंड Q की तरफ इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप मूविंग फ्रॉम P to Q when Fe इक्वल टू Fb। इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे E इंटू ई, और ये क्या होगा ई वी बी, क्योंकि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 91 हो जाएगा। यहाँ पे V क्रॉस B क्या होगा, मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा। थीटा V और B के बीच में 90 डिग्री है यहाँ, तो वो 1 हो जाएगा साइन 90। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E आ गया आपका V इंटू बी, और यहां से वेलोसिटी आ गया E बाई बी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज V, दैट इज E इंटू एल, इंटू एल, तो ये हो जाएगा E की वैल्यू है B इंटू वी है और इंटू
L। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, EMF की तरह से। ओके, तो ये है BLV, BLV। लेट ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यानी ये जो वायर PQ है, जब ये वेलोसिटी V से मूव कर रही है तो ये एक बैटरी की तरह काम करेगी जिसका EMF BLV के इक्वल है। लेकिन एक चीज आप ध्यान से सुनिए, अब ये रिलेशन तब आया है जब BL और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप इस डायग्राम में बेशक चेक कर लीजिए, BL और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपका ये रिलेशन आता है। तो इस रिलेशन के लिए कंपलसरी है कि आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया है उसमें BL और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। कि अदरवाइज आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम यहां लिखेंगे, सो वायर PQ विल एक्ट एज ए बैटरी, सो वायर PQ will act as a battery of EMF BLV. If we connect a wire PQ to external resistance, मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, वायर PQ के साथ यहां से इस तरह एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ओके, तो हम यहां लिखेंगे, इफ वी कनेक्ट वायर PQ, इफ वी कनेक्ट वायर PQ टू एक्सटर्नल सर्किट, via a resistance R, then induced current in the circuit will be, I equal to BLV by R plus R। I equal to E बाय टोटल रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू BLV है और ये टोटल रेजिस्टेंस है। यहाँ ये स्मॉल r क्या है, वायर PQ की रेजिस्टेंस, जैसे बैटरी के केस में आप इंटरनल रेजिस्टेंस लेते थे। लेट ये इक्वेशन 2 है, तो स्मॉल r इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर PQ। ओके, तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF की वैल्यूज आ गई। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर सकता हूं और कुछ और चीजें इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें डिस्कस करनी है, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्स ऑन वायर PQ। क्योंकि वायर PQ में अब एक करंट फ्लो कर रहा है I,
तो यानी अब ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स होता है ILB साइन थीटा। थीटा यहाँ क्या होगा 90 डिग्री L और B के बीच में। L वेक्टर क्या है इन द प्लेन ऑफ पेपर और B वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, तो इसलिए थीटा 90। तो I की मैं वैल्यू ले लेता हूं यहां पे। I की ये वैल्यू है, यहां पर स्मॉल r को हम 0 ले लेते हैं, टेक r इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा BLV बाई R, I की वैल्यू इंटू L इंटू B, और साइन 90 1 होता है, तो ये हो जाएगा B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाय R। ये इक्वेशन नंबर 3 है। और ये जो फोर्स होगा आपका, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेल, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये होगा अपोजिट टू V, अपोजिट टू V। कैसे? ये आपकी वायर P था, ये Q था, ये रेजिस्टेंस R था, तो ये पॉजिटिव एंड था, ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो L इस तरफ होगा आपका और B इनवर्ड होगा। ये आपका L वेक्टर है रेड पेन, ये ब्लैक पेन इनवर्ड B वेक्टर है, तो L क्रॉस B मेरी तरफ आ रहा है लेफ्ट में, जबकि आपका V वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी। ओके, तो F क्या आ रहा है? इधर आ रहा है, क्योंकि F होता है I इंटू L क्रॉस B। तो अगर आप L क्रॉस B निकालें, ये आपका रेड पेन L वेक्टर है, ये B वेक्टर ब्लैक पेन से इनवर्ड है, तो L क्रॉस B इधर आ रहा है आपका राइट हैंड कर्ल रूल से। तो अपोजिट टू V होगा ये फोर्स। पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी वायर PQ को मूव करने के लिए? पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स P इक्वल टू F इंटू V होगा। F की ये वैल्यू रखेंगे तो V इंटू V स्क्वेयर, तो B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर बाय R। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। पावर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट कितना होगा? पावर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, पावर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, वेल वो होगा I स्क्वेयर R। तो I की वैल्यू है BLV बाय R, तो I स्क्वेयर होगा B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वायर बाय R इंटू R, तो ये आ गया B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर बाय R, इक्वेशन नंबर 5। और ये पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, मींस ऑल पावर विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, वेल इंड्यूस्ड EMF है आपका d phi बाय dt, लेकिन जो आपका E है वो IR के इक्वल भी होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ IR इक्वल टू d phi बाय dt, और मैं I को लिख देता हूँ dq बाय dt, तो dq बाय dt इज 1 बाय R d phi बाय dt, और यहाँ से आ गया आपका dq इज d phi बाय R, और यू कैन राइट इट डेल्टा q इज delta phi by R. So this will be the amount of charge induced. Delta Q equal to delta phi by R. तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।
तो अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कि स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि हम एरिया ऑफ लूप अगर चेंज करते हैं तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये सर्किट है, ये लेंथ L है, ये रेजिस्टेंस R है। ओके, मान लीजिए लेंथ X है जो कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो इफ X इज लेंथ ऑफ सर्किट inside magnetic field at any time t, then flux phi will be B into A, तो B into एरिया क्या होगा, L into X ये होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, इट विल बी डी फाई बाई डी टी। तो B और L तो कांस्टेंट है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V से मूव करती है अगर, तो क्या होगा, x चेंज होगा तो dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी क्या है, V। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस केस में भी BLV होगा। वेल, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें एरिया ऑफ कॉइल चेंज होता है, तो उसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग induced EMF by changing relative orientation of coil and magnetic field फील्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने के लिए, तो आप एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए भी चेंज कर सकते हो। फाई होता है बी डॉट ए, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल चेंज हो तो उससे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, और ये एक कॉइल है। ये कॉइल, ये इसका एक्सिस है कॉइल का, एंड इट मेक्स सम एंगल थीटा एट एनी टाइम टी। अगर ये कॉइल रोटेट करती है इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए ये रोटेट करती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस तरह से, तो क्या होगा, ये एंगल थीटा चेंज होगा। जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज करेगा टाइम के साथ। ओके, तो लेट ए इज एरिया ऑफ लूप, ए इज एरिया ऑफ लूप, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ लूप। तो ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो यहां से थीटा आ जाता है ओमेगा टी, और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा फाई बी डॉट ए, तो ये होगा बी ए कोस थीटा, थीटा को हम लिखेंगे ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस बी ए
और कोस ओमेगा का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एंड अगर इस लूप में इफ देयर आर n टर्न्स इन लूप, इसको हम कैपिटल N लिख देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्मॉल n भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यू कैन राइट इट ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ये क्या होगी? E विल बी E नोट इफ साइन ओमेगा टी इज 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ओके, सो E नोट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इंड्यूस्ड EMF जनरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ये देखिए साइन के अकॉर्डिंग चेंज भी होगी ये, यानी ये साइनोसॉइडल होगी। जैसे आपका ओसिलेशन में इक्वेशन साइनोसॉइडल थी, यहाँ भी साइन फंक्शन आ रहा है तो ये साइनोसॉइडल होगी। तो ये एक और टॉपिक था स्टूडेंट, और ये भी आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मोशनल EMF पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है an aircraft with a wingspan of 40 meter flies with a speed of 1080 km per hour in eastward direction at constant altitude in northern hemisphere, where vertical component of Earth's magnetic field is 1.75 into 10 raised to a minus 5 Tesla. Find the EMF that develops between the tips. Find the EMF that develops between the tips of the wings. Student, स्पीड दी हुई है आपको 1080 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 300 मीटर per second. Vertical component of Earth magnetic field 1.75 into 10 raised to minus 5 Tesla. ये V for vertical, तो ये vertical component है। एंड विंग स्पैन दिया हुआ है 40 मीटर। तो इंड्यूस्ड EMF होता है B इंटू L इंटू V, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखिए इसमें विंग स्पैन L हॉरिजॉन्टल है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, और V इधर है, ये ईस्ट डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए? इस तरह से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यानी वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का, और वही आपको यहाँ दिया भी हुआ है। ओके, तो इस तरह से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यानी E विल बी इक्वल टू B वर्टिकल इंटू L इंटू V। B की वैल्यू है 1.75 10 टू द माइनस 5, L की वैल्यू 40, V की वैल्यू 300। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाता है 0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट
ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी थीटा चेंज होगा बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो स्टेटमेंट है ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स ऑफ साइज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर makes 50 revolutions per second about an axis perpendicular to magnetic field of 0.08 Tesla. What is instantaneous value of induced EMF when plane of coil makes an angle with the magnetic lines of number 1 0 degree, number 2 60 degree, number 3 90 degree. स्टूडेंट यहां ये ध्यान से समझिए, प्लेन ऑफ कॉइल वर्ड यूज किया गया है। जैसे अगर ये कॉइल है तो इसका प्लेन क्या है, ये प्लेन है, ओके। और एरिया वेक्टर की इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इधर ये आपसे दूर दूसरी तरफ। तो ये क्या है, ये है प्लेन ऑफ कॉइल और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे या फिर आपसे दूसरी तरफ, ओके। तो पहले केस में ये कहता है कि चलिए हम ले लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्लेन ऑफ कॉइल, अगर हम ये मान लें मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड है, तो प्लेन ऑफ कॉइल भी पहले केस में क्या है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी प्लेन ऑफ कॉइल भी यही होगा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। तो एन कैप क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो पहले केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एरिया वेक्टर ये है आपकी तरफ और वेक्टर भी इधर है। तो फर्स्ट केस में आपका थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपकी इक्वेशन थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट था आपका एन बी ए ओमेगा। एन दिया हुआ है आपको 200, एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है 0.08 टेस्ला, फ्रीक्वेंसी है 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई म्यू, यानी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अब हम ये वैल्यूज रखते हैं। तो फर्स्ट केस में थीटा ये है आपका, तो एन की वैल्यू है, ये होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी साइन थीटा। तो एन की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू 0.08, ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻² और ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। पाई की आप वैल्यू रख सकते हैं 3.14 और इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में 90 डिग्री। तो इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है 301.44। वोल्ट। दूसरा आपका केस है प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके। तो ये क्या था 90 डिग्री, ये क्या था 90-0, जो आपको गिवन था ये 90-0 से आया था, ये वाला इक्वल टू 90। तो सेकंड केस में थीटा आपका क्या बन जाएगा 90-60, 30 डिग्री आएगा आपका, ओके। यानी अब क्या है, अब कुछ सिचुएशन ऐसे है कि ये प्लेन ऑफ कॉइल है जो ये इस तरह से ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है।
तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 90 माइनस 60 30 डिग्री बनाएगा। तो साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो यानी जो पहले वैल्यू आई थी उसका हाफ हो जाएगा। तो इस केस में ई होगा आपका NB(A)ω साइन 30। तो ये जो साइन 91 था, तो यानी ये जो वैल्यू है ये NB(A)ω की है 301.44 साइन 30 1/2। तो ये आपका आ जाता है 150.72 वोल्ट। थर्ड केस में ये कहता है 90 डिग्री, यानी जो कॉइल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये एंगल क्या बनेगा फिर 0 डिग्री बनेगा। ये क्या बनेगा, एरिया वेक्टर क्या होगा कॉइल का फिर ऐसे होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड केस में थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। प्लेन ऑफ कॉइल इज एट 90 डिग्री, यानी प्लेन ऑफ कॉइल ये इस तरह से हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्या है प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थर्ड केस में थीटा 0, तो ई होगा NB(A)ω साइन 0। साइन 0 0 होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका 0 हो गया इस केस में। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट है ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L is rotated at an angular speed omega normal to a uniform magnetic field B. Derive expressions for the number 1 EMF induced in the rod, number 2 current induced, number 3 heat dissipation if resistance of rod is R। तो स्टूडेंट ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, और आपके पास ये एक रोड है जिसकी लेंथ है L। ये रोटेट करेगी इस तरह से, यानी ये एक सर्कल में रोटेट करेगी इस तरह से। तो एक रिवॉल्यूशन में ये कितना एरिया कवर करेगी πL², एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल। एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन इज πL²। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉइल के, लिखा हुआ है नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो फ्लक्स क्या होगा B इंटू A। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है और कॉइल इन दी प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो B इंटू A B इंटू πL², A की मैंने वैल्यू रख दी। ओके, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा आपका B इंटू πL², और इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होगा आपका फ्लक्स इन 1 रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय टाइम पीरियड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। टी क्या है टाइम पीरियड फॉर 1 रिवॉल्यूशन, और जो टी होता है वो होगा आपका 2π/ω। ओमेगा आपकी एंगुलर स्पीड गिवन है आपको। तो फाई की वैल्यू है B इंटू πL² और इसकी वैल्यू है 2π/ω, तो वो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया BL²ω/2। ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट
I, it will be E by R. R is resistance of the road, तो ये होगा B L square ओमेगा by 2R. B L square ओमेगा by 2R. और फिर हीट डिसिपेशन H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. तो आई स्क्वेयर होगा बी स्क्वेयर एल रेज टू पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर बाय 4R स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी. तो ये हो गया आपका बी स्क्वेयर एल 4 ओमेगा स्क्वेयर बाय आर इंटू टी. बी स्क्वेयर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर बाय 4R इंटू टी, क्योंकि आर से ये स्क्वेयर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी. तो स्टूडेंट ये था आपका एक और न्यूमेरिकल, ये भी कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जैसे वायर पी क्यू में था मोशनल ईएमएफ वाले डेरिवेशन में. तो हम यहाँ लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड is induced by changing magnetic field. ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जबकि आपने जो चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था वो कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि वो एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक in nature. Induced EMF है माइनस डी फाइव बाई डी टी. ऑल्सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल. सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इक्वेशन से निकलेगा. यहाँ जो फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है. तो ये है इक्वेशन टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट. अगर आप एक सॉलिड कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट कहते हैं. इफ ए सॉलिड कंडक्टर moves in a magnetic field, and the magnetic flux changes, then induced current is produced in the conductor
then induced current is produced in the conductor. This induced current is called eddy current. This induced current is called eddy current. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये नॉर्थ और साउथ पोल है और ये कंडक्टर है और ये स्पीड v से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर की तरफ मूव करेगा एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा जो कि इसकी मोशन का अपोज करेगा, और करंट होगा तो I स्क्वायर आर टी, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टी इज टाइम पीरियड, ये हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो ये हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो कोई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में, वो कौन सी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और ये स्टॉप हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बिकॉज ऑफ resistance of conductor, because of resistance of conductor thermal energy is produced, thermal energy is produced at the cost of, thermal energy is produced at the cost of its kinetic energy, kinetic energy। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर है बाहर जा रहा है तो इसका जो एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है, तो फ्लक्स जो B इंटू ए होता है फाई वो भी कम होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड करंट अगर I है तो I स्क्वायर आर टी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये हीट कहाँ से आएगी? ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ओके, तो इन डायग्राम since the plate is moving in the field, the plate, ये कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट इज moving in the field, plate is moving in the field, eddy current would oppose its motion, eddy current would oppose its motion। तो ये क्या होगा? फाइनली इट विल स्टॉप एंड हेंस वुड रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, एंड हेंस वुड रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो स्टूडेंट ये है एडी करंट्स के बारे में। तो एडी करंट्स क्या है? एक सॉलिड कंडक्टर जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट होगा फ्लक्स चेंज होने से,
और उस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि कोई भी, मान लीजिए एक मेटल है, मेटल में एडी करंट जब प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और ये हीट उस मेटल को मेल्ट कर देगी। सेकेंड, जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। नंबर 3, स्पीडोमीटर्स। ओके, इस तरह की और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्शन मोटर, एनर्जी मीटर्स, इंडक्शन मोटर, एनर्जी मीटर्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और ये हीट प्रोड्यूस्ड पर बेस्ड होती हैं। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था हमारा एडी करंट, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि सर कुछ और चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ हमें कवर कर दीजिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना सकता हूँ। आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कांटेक्ट करने के तरीके हैं मैंने बताए हुए हैं इंट्रोडक्शन में ही। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को कीजिए और ये टॉपिक आप कवर कीजिए। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।